हेलो एवरीवन। तो ये आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 5 होगा। अब तक आपके 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं और जो लोग पहली बार इस लेक्चर से इस चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। वहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। पहली प्लेलिस्ट में आपके सिलेबस के मुताबिक जितने टॉपिक हैं सारे डिस्कस किए गए हैं और जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें हमने आपके जीएस के जितने भी मॉडल पेपर हैं सारे डिस्कस किए हुए हैं। और रही बात ये कि इनकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो इसके लिए आपको पेड ग्रुप के बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है G7 समिट 2025। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये G7 समिट 2025। ये 2025 में 51वां संस्करण था। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? फ्रांस, जर्मनी, जापान, लंदन, कहीं पर नहीं दोस्तों। इसका आयोजन हुआ था कनाडा में। ठीक है, कनाडा में 16-17 जून 2025 को 16-17 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा कि भारत G7 का मेंबर नहीं है। G7 में कितने सदस्य हैं? तो ध्यान दीजिएगा G7 में कुल 7 सदस्य हैं। ठीक है, तो इनको आप कैसे याद करेंगे? इनके लिए तो आप जानते ही हैं, एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है JUI जूस GF। ठीक है, JUICE तो J इज़ फॉर जापान, U इज़ फॉर USA, I इज़ फॉर इटली, C इज़ फॉर कनाडा, E इज़ फॉर UK एंड इंग्लैंड, जो भी कह लीजिए। और ये जो G है इसका मतलब हो गया जर्मनी और F हो गया आपका फ्रांस। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि जो 2025 में बैठक हुई कनाडा के कानानास्कस में, तो इसमें भारत भी इनवाइट किया गया था। भारत आउटरीच देश के रूप में इनवाइट किया गया था। और अब तक भारत को G7 की बैठक में कितनी बार बुलाया गया है आउटरीच कंट्री के रूप में? तो याद रखिएगा 12 बार। ठीक है, और G7 आप दोस्तों जानते ही हैं, इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 1975 में किया गया था और तब इसका नाम था G6। तब इसमें कनाडा शामिल नहीं था। 1973 में जो तेल संकट आया था और जो वित्तीय अस्थिरता थी उसी के जवाब में G6 का गठन हुआ। आगे चलकर 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया, तो G6 बन गया G7। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद 1997 में रूस भी इसमें शामिल हो गया। अब G7 बन गया G8। लेकिन रूस ने 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया। क्यों? रूस ने एक दूसरे देश के प्रभुसत्ता पर अटैक किया तो उसको बाहर कर दिया गया और आर्मेनिया पर कब्जा कर लिया था ना, आपको याद होगा। तो फिर रूस बाहर हो गया। अब G8 फिर से बन गया है G7। दोस्तों याद रखना कि G7 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, और फिलहाल अब 2026 में जो इसकी बैठक होने वाली है तो कहाँ पर होगी? देखो दोस्तों, इसकी बैठक होने वाली है फ्रांस में। कब होगी? तो 15 से 17 जून 2026 के बीच में। ठीक है, सारी बातें क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको सारी डिटेल बताई है और पीडीएफ में आपको सारी जानकारी दे दी गई है, तो इसका रिवीजन भी आप लोग एक बार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर जो प्रश्न है ये थोड़ा सा पुराना है। 5वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF, तो इसके आयोजन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एग्जैक्टली ये जो सवाल है मूल रूप से ये था 2019 के बारे में था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अपडेट करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, अब अगर हम बात करें 2025 के सापेक्ष, ठीक है ना, तो 2025 में EEF की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा इसका आयोजन रूस में ही किया गया है, रसिया में किया गया। ठीक है, ये 10वीं बैठक थी, याद रखिएगा। और व्लादिवोस्तोक रूस में है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम है द फॉर ईस्ट। क्या थीम है? द फॉर ईस्ट। ठीक है, द फॉर ईस्ट, कोऑपरेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और भारत की ओर से इसमें किसने जो पार्टिसिपेट किया है? तो मिस्टर निखिलेश गिरी ने, जो कि डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं, उपयुक्त कोई नहीं, ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा 2025 के बारे में। और 2019 में तो नरेंद्र मोदी जी ही गए थे। ठीक है ना, तो 2025 में कौन गया है? मिस्टर निखिलेश गिरी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न होगा वो हम बात करेंगे 61वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन। इसको आप MSC 2025 लिखकर भी संबोधित कर सकते हैं। तो ये बैठक दोस्तों कब से कब तक हुई? 14 से लेकर 16 फरवरी 2025 को इसकी बैठक हुई। कहाँ पर? तो म्यूनिख में ही हुई। म्यूनिख जर्मनी का ही एक शहर है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में। तो G20 समिट 2025 को लेते हैं। ठीक है, G20 समिट 2025 दोस्तों ये बैठक 22-23 नवंबर 2025 को आयोजित की गई। कहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, साउथ अफ्रीका है ना, वहीं पर स्थित है आपका जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में इसकी बैठक हुई थी। तो G20 समिट 2025 ये बैठक कहाँ पर हुई? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि अफ्रीकी महाद्वीप पर होने वाला ये पहला शिखर सम्मेलन है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 2026 में G20 समिट कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन यानी कि बात यहाँ पर हो रही है SCO के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो SCO समिट 2025 को लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन का 2025 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि 2025 में SCO 2025 में जो बैठक हुई है ये इसका 25वां एडिशन भी था, 25वां संस्करण रहा। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका जो आयोजन है ये 31 अगस्त और 1 सितंबर यानी कि 31 अगस्त 2025 और 1 सितंबर 2025, 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 को इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तियानजिन चीन में। तियानजिन चीन में इसका आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता शी जिनपिंग ने की है, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इसकी थीम रखी गई क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और गतिमान SCO। ठीक है, यानी कि इसकी थीम थी SCO ऑन द मूव, ये इसकी थीम है। तो सारी बातें दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, SCO समिट 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? चाइना में। कौन सा एडिशन था? तो ये इसका 25वां एडिशन था और इसकी अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति किसने की है? शी जिनपिंग ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तो चीन ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसका सही जवाब जो है ये चीन रहेगा। ठीक है, चीन इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन 20 से 23 जून 2019 को बैंकॉक में किया गया था, उसकी थीम यहाँ पर पूछी गई थी। तो दोस्तों इसकी थीम है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। हालांकि ये 2019 का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो 2025 में दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन का कौन कौन सा 46वां और 47वां दोनों ही संस्करण आयोजित किया गया। हालांकि एक साथ नहीं, अलग अलग आयोजित किया गया था। इसका जो 46वां संस्करण था ये 26-27 मई को, और इसका जो 47वां संस्करण था ये 26 से 28 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। और दोनों का ही दोस्तों आयोजन एक ही देश में किया गया और देश का नाम है मलेशिया। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2025 वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में और 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों आसियान में कितने सदस्य हैं? तो पहले 10 थे, अब इसका जो 11वां सदस्य बना है, तो कितने लोग जानते हैं इसका नाम? इसका 11वां सदस्य दोस्तों बन गया है तिमोर लेस्ते। ठीक है, तो सब आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो देखो दोस्तों, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। ध्यान दीजिएगा, उस समय दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, और तैमूर ने जब आक्रमण किया था तो उसके पास कितने सैनिक थे?
तो 90,000 सैनिकों के साथ, और उसने दिल्ली को यहीं से तहस नहस करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये खेड़ा सत्याग्रह में एक प्रायोजक के रूप में थे, ठीक है। और यहीं पर वो महात्मा गांधी से पहली बार कनेक्ट हुए थे। आपको याद होगा ये जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो खेड़ा कहाँ पर है दोस्तों? तो खेड़ा मिलेगा आपको गुजरात में। गुजरात में क्या हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों ये बात है 1918 की, जब गुजरात में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। किसान जो थे वो बहुत परेशान थे, फसलों की जो लगान होती थी देने में असमर्थ थे, और ब्रिटिश सरकार उनसे ज़बरदस्ती कर रही थी। तो फिर गांधी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें एक महती भूमिका निभाई थी। तो यही जो आपका आंसर बनेगा, ये ऑप्शन सी बनेगा, खेड़ा सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सबसे पहले सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? दोस्तों सहायक संधि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जो सहायक संधि हुई थी उस समय जो वायसराय था कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था, ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। और लॉर्ड वेलेजली का जो समय है ये 1798 से लेकर 1805 तक रहा। तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि में सबसे पहले हैदराबाद का निज़ाम अली खान इसका नाम था, ये शामिल हुआ था। कब? 1798 में ही। हालांकि आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो मैसूर भी इसमें शामिल हो गया 1799 में, टीपू की मृत्यु के बाद। तंजौर भी 1799 में ही इसमें शामिल हुआ। अवध का विलय भी इसमें किया गया था। कब? 1801 में। और 1801 में ही पेशवा और भोंसले भी सहायक संधि में शामिल हो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्णदत्त। तो स्कंदगुप्त का शासन कब से कब तक रहा था? आपको पता ही होगा, 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। और स्कंदगुप्त के समय में ही हुणों का आक्रमण हुआ, जिसका दमन भी स्कंदगुप्त ने बखूबी किया था। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी ने क्यों कहा गया? तो देखिए ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये देश विभाजन के कट्टर विरोधी थे। और इनका जो समय है, तो इनका जन्म होता है 1890 में, और इनकी डेथ हुई थी 1988 में। इन्हें गांधी टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तूनों के बीच अहिंसक आंदोलन इन्होंने चलाया था। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है कि 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक लाल कुर्ती दल का गठन में किया था। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन से गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? तो दोस्तों जो सिक्के प्राप्त होते हैं तो उन्हीं से पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था, और इसके बाद इसने अपना नाम महेंद्रादित्य रखा था। कई बार एग्जाम में कुमारगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी उसका नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान देना कि उसका नाम था अनंत देवी। क्या नाम था? अनंत देवी, ठीक है, ये नाम था। और जो पत्नी होती थी, प्रमुख पत्नी, उसे महादेवी भी कहा जाता था। और ध्यान दीजिए कि कुमारगुप्त प्रथम का जो समय है ये 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? दोस्तों इसका आंसर है फिरोज तुगलक ने। तो जौनपुर की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1359 में होती है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसने अपने भाई, चचेरे भाई जौना खान के नाम पर इसका नाम जौनपुर रखा था। आगे चलकर 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की, और जौनपुर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी बना, जिसकी वजह से जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता है। और इसी दौरान जो है ना, यहीं पर अटाला मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? कंटक शोधन वर्तमान समय में अगर आप जानेंगे इसे, तो इसे क्रिमिनल यानी कि फौजदारी न्यायालय के रूप में जिससे आप जानेंगे। और इसमें जो न्यायाधीश होता था, जज, उसको कहा जाता था प्रदेष्टा। प्रदोष लिखा गया है, प्रदेष्टा कहा जाता था, ठीक है ना।
और दोस्तों मौर्य राजवंश ये कब से कब तक रहा, तो मौर्य राजवंश काफ़ी लंबे समय तक 137 वर्षों तक विराजमान रहा और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी और 185 बीसी में इसकी समाप्ति हो गई थी। ठीक है ना। अब आप मुझे कमेंट करके क्या बता सकते हो कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया था। मौर्य वंश के बाद जो आपका ना यहाँ पर मगध है, मगध के जो राजवंश हैं, हर्यक वंश से लेकर और अंतिम कण्व वंश तक आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले तो आता है बृहद्रथ वंश जो कि हर्यक वंश के पहले था, तो बृहद्रथ वंश ये सबसे पहले माना जाएगा। इसके बाद आता है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश, सब आपको रटना पड़ेगा, शिशुनाग वंश। फिर आता है नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद दोस्तों आता है कण्व वंश। ये क्रम आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में आंसर देने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, एक पुनर्विवाहित स्त्री यानी कि एक ऐसी स्त्री जिसका फिर से विवाह हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है पुनर्भू। तो पुनर्भू शब्द सबसे पहले किस ग्रंथ में दिखता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का समय कब से कब तक रहा, तो 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है। और 1320 में जो खिलजी वंश है इसकी समाप्ति भी हो जाती है। दोस्तों बाजार सुपरवाइजर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने जो अधिकारी नियुक्त किया था उसे कहा जाता था सहना ए मंडी। ठीक है, ये बाजार का सुपरवाइजर होता था। और कौन सा दुकानदार कम तोल रहा है या कौन सा दुकानदार मतलब बेईमानी कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बरीद यानी कि गुप्तचर की स्थापना भी कर रखी थी। ठीक है। अगला है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी कौन था। तो दोस्तों मौर्य शासन व्यवस्था जो थी उसमें जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था पण। ठीक है। तो सिक्कों की जांच करता था रूप दर्शक, सिक्कों का परीक्षक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार ये कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपका 13 अप्रैल 1919 को। रॉलट एक्ट के विरोध में यहाँ पर एक बैठक हो रही थी और उस पर गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा। इसके बाद जो हुआ वो सब आप जानते ही हैं। तो उस समय भारत में वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये 1916 से लेकर 1921 तक भारत का वायसराय रहा था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण कराया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और ध्यान दीजिएगा गयासुद्दीन बलबन जो था ना, ये मामलुक वंश का 9वां सुल्तान माना जाता है। इसका जो समय है ये 1266 से लेकर 1287 तक रहा था। ठीक है। और इसने एक त्यौहार भी, फारसी त्यौहार है नौरोज की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान था। तो जहांगीर भी दोस्तों इतिहास में बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है। 1605 में यह राजा बनता है और इसका समय रहता है 1627 तक। और इसी के समय में आपको याद होगा 1608 में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये आया था कब, 1615 में आया था। ठीक है, थॉमस रो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखो ये नवंबर 2019 में है, इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। फिलहाल नवंबर 2019 में आयोजित RCEP में भारत ने प्रतिभाग से मना कर दिया। तो ये आयोजन हुआ था थाईलैंड में। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं RCEP के बारे में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है। और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसमें जो है कुल 15 देश शामिल हैं। RCEP में 15 देश शामिल हैं, लेकिन ध्यान देना कि भारत RCEP का मेंबर नहीं है। ठीक है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो 10 आसियान मेंबर इसमें शामिल हैं और 5 और हैं। कौन कौन से, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इसमें जापान भी शामिल है, जापान भी है, न्यूजीलैंड भी है और साउथ कोरिया है। ठीक है। तो इसमें भारत शामिल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसकी जो 2025 की बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई थी, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में इसकी बैठक की गई।
और ध्यान दीजिएगा, आपको याद ही होगा कि जो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान इसकी बैठक हुई थी। कब हुई थी? 27 अक्टूबर 2025 को। कहाँ पर हुई थी? मलेशिया में, कुआलालंपुर में। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 के बारे में बात यहाँ पर हो रही है के लिए विश्व की विकास दर तब 3.3% थी, लेकिन दोस्तों ये विकास दर अभी भी बढ़ी नहीं है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, विश्व आर्थिक परिदृश्य, तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए भारत के बारे में तो ये बहुत ही अच्छा है। फिलहाल जो रिपोर्ट आई है 2025 की, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि भारत तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में। दूसरी बात, भारत की जो विकास दर है ये 2024 में कितनी रही? 7%, जबकि 2025 में ये कितना रहेगी? तो माना जा रहा है कि 6.5 से लेकर 7.4% के बीच में रहेगी। और अगर हम बात करें वैश्विक विकास दर के बारे में तो कहा जा रहा है कि ये 2.8 से लेकर 3.2% के बीच में रहेगी। मतलब जो 2020 में विकास दर थी और तो 2025 में उससे भी कम दुनिया की विकास दर रहने वाली है। 3.2% मैक्सिमम ये बताया गया है IMF के द्वारा। जो रिपोर्ट आई है उसका नाम क्या है? तो विश्व आर्थिक परिदृश्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2017 की तुलना में 2018 में कितना प्रतिशत बढ़ा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि 2017 की तुलना में 2018 में बढ़ा था 6%, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? तो देखिए दोस्तों, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। पहली बात ये, इसके जो प्रारंभिक आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI अगर 2024 में इसमें गिरावट आई थी, कितनी? 11% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अब 2025 में इसमें 14% की बढ़त देखने को मिलेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मतलब जो FDI है यह 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ठीक है ना। तो 1.6, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2024 और 2025 के संदर्भ में तो ये जो 6% है ये आ जाएगा आपका 14% के आसपास। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो कहा गया कि भारत चीन को 2027 तक जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 अप्रैल 2023 में ही चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ चुका है और वर्तमान समय में दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन चुका है? तो भारत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मसाला बांड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों ये है आपका केरल। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज प्रश्नों को मैंने सिर्फ 25 ही रखा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपको जितने सारे फैक्ट बताए गए हैं तो वो सारी चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी और आप इससे संतुष्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इसी प्रकार के जो मॉक टेस्ट हैं मिलते रहें तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस लेक्चर के बारे में और साथ ही साथ ऑल ओवर जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसके बारे में दोस्तों मैं जानना चाहता हूं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, या जो कुछ भी है, जो कुछ आपके मन में आए आप बिल्कुल सोचिएगा मत, लिख डालिए। मैं पढ़ना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि फ़िलहाल आप लोगों के बीच जो ये चैनल है वो कितना महत्व रखता है आप लोगों के लिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।